आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं डॉक्टर सविता खाना आपके सम्मुख कुछ नया लेकर उपस्थित हूँ। आप सभी जानते हैं हमारे भारत में लोक कथाओं का प्रचलन कुछ ज़्यादा है। चलिए आज कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित अंडमान निकोबार की एक लोक कथा ततारा वामिरो कथा का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अंडमान निकोबार की भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 या 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से सिर्फ कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ पर भारत के सभी राज्यों के लोग रहते हैं। जाहिर सी बात है, इतने सारे राज्यों के लोग रहते हैं, मतलब भाषा भी विभिन्न होंगी, परंतु यहाँ के अधिवासी एक ही भाषा से बातचीत करते हैं, वो है हिंदी। इसलिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को वहाँ की जनता मिनी इंडिया कहते हैं। जो सभ्यता जितनी अधिक पुरानी होगी उतनी ही अधिक किस्से कहानियाँ उससे जुड़ी होती हैं, जो हमें सुनने को मिलती हैं। जो किस्से कहानियाँ हमें सुनने को मिलती हैं जरूरी नहीं कि वो उसी तरह घटित हुई हो जिस तरह हमें सुनाई जा रही हों, पर इतना जरूर होता है कि इन किस्सों और कहानियों में कोई ना कोई सीख छुपी होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत तरह के किस्से कहानियाँ मशहूर हैं। इनमें से ततारा वामिरो कथा लीलाधर मंडलोई ने लिखा है। प्रस्तुत पाठ ततारा वामिरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उस द्वीप पर एक दूसरे से शत्रुता का भाव अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। इस शत्रुता की भावना को जड़ से उखाड़ने के लिए एक जोड़े को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी जोड़े के बलिदान का वर्णन लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। अंडमान द्वीप समूह का आखिरी द्वीप लिटिल अंडमान है, जो अंडमान के दक्षिण में स्थित है। यह अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। इसके बाद ही निकोबार द्वीप समूह की सीमा शुरू होती है। ये जगह निकोबारी जनजाति की प्राचीन संस्कृति का केंद्र मानी जाती है। निकोबार द्वीप समूह का जो पहला द्वीप है उसे कार निकोबार के नाम से जाना जाता है, जो लिटिल अंडमान से लगभग 96 या 96 किलोमीटर दूर है। निकोबार के निवासियों का मानना है कि पुराने समय में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके अलग अलग होने के पीछे एक लोक कथा बताई जाती है, जिसका वर्णन आज भी वहाँ के लोग करते हैं। इस मानचित्र में हम देख सकते हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है छोटी छोटी बूंदों की तरह दिखाई दे रही हैं। ये 572 या 572 द्वीपों को लेकर बना हुआ है। कार निकोबार जो है लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर 96 किलोमीटर दूर पर है। प्रस्तुत पाठ ततारा वामिरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष यानी शत्रुता गहरी जड़ें जमा चुका था। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल यानी एक जोड़ा को या एक जोड़े कपुल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। सदियों पूर्व लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक थे। वहाँ एक सुंदर गांव बसा हुआ था। उस गांव में ततारा नाम का एक सुंदर युवक रहता था। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। वो सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। वो सदैव यानी कि हमेशा दूसरों की सहायता करता था, दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहता था, यानी रेडी रहता था।
अपने गांव वालों की ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। खाली गांव वाले की ही सेवा या सहायता नहीं करता था, पूरे द्वीपवासियों की सहायता वो करता था। उसके इस त्याग की वजह से वो चर्चित था। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वो भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। मुसीबत पहुँचने से गांव वाले, किसी भी गांव वाले उसे याद करते तो वो भाग भाग कर वहाँ पहुँच जाता था। ये है ततारा। ततारा का चरित्र का वर्णन करते हुए यहाँ पर लेखक लिखते हैं कि ततारा नेक था, मददगार था, बहुत शांत था, त्यागी, समाज सेवी, सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व वाला, आत्मीय स्वभाव वाला, पारंपरिक पोशाकधारी, पर्व त्योहारों में आमंत्रित, लकड़ी की तलवार में दैवीय शक्ति, इस प्रकार गुणों को धारण करने वाला व्यक्ति ततारा था। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। दूसरे गांव में भी जब कोई पर्व या त्यौहार होता तो ततारा को उसमें मुख्य रूप से बुलाया जाता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव, आत्मीय यानी अपनापन स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। उसका जो अपनापन स्वभाव था उसके लिए लोग उसके पास रहना, करीब रहना चाहते। पारंपरिक पोशाक के साथ वो अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। वो हमेशा पारंपरिक वस्त्र या पोशाक पहनता था और कमर में एक लकड़ी की तलवार रखता था। लोगों का मत था बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत यानी अनोखी दैवीय शक्ति थी। लोग मानते थे कि उस तलवार में अद्भुत शक्ति है। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता। ततारा हमेशा तलवार को साथ में रखता था। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता, वो कभी लोगों पर उपयोग भी नहीं करता था। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों यानी साहस से पूर्ण कार्य के कारण लोग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। वो साहसपूर्ण कार्य करता था उस तलवार की सहायता से, इसीलिए लोग मानते थे कि तलवार में अद्भुत शक्ति है। ततारा की तलवार एक विलक्षण थी। ततारा की जो तलवार एक विलक्षण यानी असाधारण थी। एक शाम ततारा दिन भर के अथक यानी कठोर परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। एक शाम को ततारा दिन भर की कठोर मेहनत करने के बाद समुद्र के किनारे घूमने के लिए चल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज यानी जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हों, क्षितिज तले डूबने को था यानी सूरज डूबने वाला था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। समुद्र से ठंडी बयारें यानी ठंडी हवाएं आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटें सने सने यानी धीरे धीरे क्षीण होने को थी। उसका मन शांत था यानी ततारा का मन शांत था। विचार मग्न, किस विचार में वह मग्न था, लीन था। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। सूरज की अंतिम किरणों को समुद्र पर जो अंतिम किरणें बिछी हुई थी उसको वो निहार रहा था, देख रहा था। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। कहीं पास आसपास में कहीं एक संगीत गूंजता हुआ वहाँ पर सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। वो गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ ही आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत भी सुनाई देता था। बीच बीच में समुद्र की जो लहरों का संगीत भी सुनाई पड़ता था। गायन इतना प्रभावी था कि वो अपनी सूध-बूध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। चैतन्य होते ही वो उधर बढ़ने का विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। वो विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी।
यह एक श्रृंगार गीत था। गायन का अर्थ है गीत, सूद बूद का अर्थ है होश हवास, तंद्रा का अर्थ है नींद आने से पहले की अवस्था, चैतन्य का अर्थ है होश में आना, विवश का अर्थ है मजबूर, बेसूद का अर्थ है जिसे कुछ खबर ना हो, विकल का अर्थ है बेचैन। यहाँ पर जो गीत ततारा को सुनाई दे रहा था वह इतना अधिक प्रभावी था कि ततारा उस गीत को सुनकर अपना होश आवास खोने लगा था। गीत सुनते हुए ततारा की अवस्था ऐसी हो गई थी जैसी अवस्था नींद आने से पहले होती है। इस अवस्था को लहरों की एक तेज लहर ने तोड़ा। होश में आते ही ततारा उस दिशा में बढ़ने के लिए मजबूर हो गया जहाँ से वो गीत सुनाई दे रहा था। ततारा बेचैन मन से उस दिशा की ओर बढ़ता गया। आखिरकार ततारा की नज़र एक युवती पर पड़ी जो एकटक नज़र से समुद्र के ऊपर पड़ते हुए सूरज की किरणों के सुंदर रंगों को देखकर गाना गा रही थी। यह एक प्रेम भरा गीत था। उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। निशब्द का अर्थ है बिना कुछ बोले। एकाएक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वो सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती एक गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। उसे मतलब उस युवती को पता ही नहीं चला कि कोई युवक उसे बिना कुछ बोले बस देखता ही जा रहा है। उसी समय अचानक एक ऊंची लहर उठी और उसको भिगोकर चली गई। इस तरह अचानक भीगने से वो युवती हड़बड़ा गई और अपना गाना भूल गई। इससे पहले कि वो अपने आप को संभाल पाती, उसे एक आकर्षक भारी आवाज़ सुनाई दी। ततारा पूछता है, तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? वामीरो, पहले ये बताओ तुम कौन हो? ततारा, तुमने इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? वामीरो, अजीब आदमी हो, एक ही राग अलाप रहे हो। मैं गाऊं ना गाऊं मेरी मर्जी। तुम कौन हो? शायद तुम्हें गांव के नियम नहीं मालूम। यह कहकर वामीरो जाने लगी तो ततारा ने रास्ता रोक लिया। ततारा, नाम बताओ, रास्ता छोड़ दूंगा। वामीरो, वामीरो। ततारा, कल आओगी? वामीरो, नहीं, शायद कभी नहीं। जाने लगी। ततारा, वामीरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं यही तुम्हारी बाट चाहूँगा, जरूर आना। वामीरो चली गई। वामीरो ततारा के बारे में कई कहानियाँ सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया, सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वो अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रहती थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना श्रेयस्कर समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। इधर वामीरो सोचती है, कितना सुंदर और शक्तिशाली है ततारा, पर गांव का नियम है कि दूसरे गांव के युवक के साथ शादी नहीं कर सकते, उसे भूल जाना ही अच्छा है। उधर ततारा सोचता है, आहा, कितनी सुंदर है वामीरो, कितना मधुर गाती है। हाय, कब शाम होगी, कब मैं उससे मिलने जाऊंगा। किसी तरह रात बीती। दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वो अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफ़ी पहले वो लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी।
अगर वामिरो ना आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। यहाँ पर व्यथित का अर्थ है अप्रसन्न, उबाऊ का अर्थ है बेकार, आँच रहित, बिना गर्मी का, अचंभित, आश्चर्यचकित, आस, उम्मीद। यहाँ पर ततारा और वामिरो दोनों ने दुखी मन से किसी तरह रात गुजारी। किसी तरह गर्मी से रहित ठंडा और बेकार सा दिन गुजरने लगा। दोनों को ही शाम का इंतजार था। ततारा के लिए तो मानो ये उसकी पूरी जिंदगी की पहली और अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गहरे और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था जब उसे बेचैनी से किसी का इंतजार था। वो आश्चर्यचकित तो था, परंतु साथ ही साथ उत्सुक भी था। वो दिन ढलने से बहुत पहले ही लपाती गांव की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया था जहां उसने वामिरो को आने के लिए कहा था। वामिरो के इंतजार में उसे हर एक पल बहुत अधिक लंबा लग रहा था। उसके अंदर एक शक भी पैदा हो गया था कि अगर वामिरो नहीं आई तो वो इस बारे में कुछ सोच नहीं पा रहा था। उसके पास प्रतीक्षा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसे सिर्फ उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी, और वो भी समय बीतने के साथ साथ समुद्र के शरीर पर जैसे किरणें डूब रही थी उसी प्रकार कभी भी डूब सकती थी। ततारा बार बार लपाती के रास्ते पर नजर दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में से एक आकृति कुछ साफ हुई। कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सचमुच वो वामिरो थी। लगा जैसे वो घबराहट में थी। वो अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना नहीं भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए वे ना जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अभी भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। यहाँ पर सहसा का अर्थ है अचानक, निहारते का अर्थ है देखना, सचेत, होश में आना, निश्चल जो अपने स्थान से हटे नहीं, शब्दहीन जो कुछ ना बोल सके। ततारा बार बार लपाती गांव के रास्तों पर वामिरो के इंतजार में नजरें गाड़ कर खड़ा था। तभी अचानक नारियल के पेड़ों में से कोई एक आकृति सी दिखाई दी। वही आकृति जैसे जैसे नजदीक आ रही थी वैसे वैसे साफ दिखाई देने लगी। उसे देखते ही ततारा बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो सचमुच वामिरो ही थी। ऐसा लग रहा था कि वो घबरा रही थी या डरी हुई थी। वो अपने आप को छिपाकर आगे बढ़ रही थी। बीच बीच में वह डर कर इधर उधर नजरें घुमा रही थी कि कहीं कोई उसे देख ना ले। फिर तेज कदमों के साथ आकर ततारा के सामने रुक गई। दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे। कुछ था जो दोनों के अंदर किसी भावना का संचार कर रहा था। ना जाने कब तक बिना पलक झपकाए एक दूसरे को देखते रहे। सूरज समुद्र में कहीं डूब गया था, अर्थात शाम हो गई थी। जब अंधेरा बढ़ रहा था, अचानक वामिरो को होश आया और वो अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। ततारा अभी भी उसी जगह खड़ा था, अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हटा और कोई एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बाद ततारा के जीवन में परिवर्तन आ गया। वह दिन रात वामिरो के विषय में ही सोचने लगा, उससे मिलने को तड़पने लगा। उधर वामिरो का भी ऐसा ही हाल था। दोनों रोज समुद्र के किनारे मिलने लगे। लोगों को उनका मिलना जुलना अच्छा ना लगा।
दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामिरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा ग्राम का। दोनों का संबंध संभव नहीं था। रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अड़िग रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें फैलती रहीं। यहाँ पर मूर्तिवत का अर्थ है मूर्ति की तरह। निर्निमेष का अर्थ है एकटक। अड़िग का अर्थ है डटे रहना। नियमतः का मतलब नियम के अनुसार। ततारा और वामिरो हर रोज उसी जगह मिलने लगे और दोनों एक दूसरे को एकटक नजरों से मूर्ति की तरह देखते रहते। केवल उनके भीतर एक दूसरे के लिए त्याग की वही भावना थी जो जिसे कोई रोक नहीं सकता था और हर समय बढ़ता ही जा रहा था। लपाती के कुछ युवकों को इस प्रेम के बारे में पता चल गया था और ये खबर हवा की तरह हर जगह फैल गई। वामिरा लपाती गांव की रहने वाली थी और ततारा पासा गांव का। दोनों का संबंध किसी भी तरह संभव नहीं था। दोनों का विवाह किसी भी तरह संभव नहीं था, क्योंकि रीति रिवाज के अनुसार दोनों के संबंध के लिए दोनों का एक ही गांव का होना जरूरी था। वहाँ के नियम के अनुसार दोनों एक ही गांव का होना आवश्यक था। सभी ने वामिरा और ततारा को समझाने बुझाने के बहुत प्रयास किए। गांव वाले ततारा और वामिरो को समझाने का प्रयास किए, परंतु दोनों ने किसी भी बात नहीं मानी। वे अपने नियम अनुसार हमेशा लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे और लोगों ने दोनों के बारे में बातें फैलानी जारी रखी। लोगों ने ततारा और वामिरो को गांव के नियम कानून समझाए और उनको मिलने जुलने से मना किया। ततारा और वामिरो किसी की परवाह किए बगैर मिलते रहे और उनका प्यार परवान चढ़ता रहा, मगर उनकी शादी ना हो सकी। एक बार ततारा के गांव पासा में पशु पर्व का आयोजन किया गया था। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम को सभी लोग पासा गांव में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रम में तनिक ना था। उसकी व्याकुल आंखें वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वो वामिरो थी जो भयवश सामने आने से झिझक रही थी। हृष्ट पुष्ट का अर्थ है हट्टे कट्टे। प्रदर्शन का अर्थ है दिखाना। व्याकुल का अर्थ है परेशान। चेष्टा का अर्थ है कोशिश। यहाँ पर पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन किया गया था। उस पर्व में हट्टे कट्टे पशुओं के दिखावे के अलावा पशुओं से युवकों की शक्ति परखने की प्रतियोगिताएं भी होती थी। साल में एक बार मेला लगता था और सभी गांव के लोग इसमें भाग लेने आते थे। प्रतियोगिता के बाद नाच गाना और फिर भोजन सबका प्रबंध किया जाता था। शाम के समय सभी लोग पासा गांव में इकट्ठे होने लगे। धीरे धीरे कई तरह के कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इनमें से किसी भी कार्यक्रम में नहीं लग रहा था। उसकी परेशान आंखें वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी। तभी
उसे नारियल के पेड़ों के झुंड में से एक पेड़ के पीछे से कोई झांकता हुआ दिखाई दिया। उसने थोड़ा और पास में जाकर उसे पहचानने की कोशिश की। वो वामिरो थी, जो डर के मारे किसी के भी सामने आने से परेशान हो रही थी। उसकी आंखें तरल थी, होंठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वो फुटकर रोने लगी। ततारा विह्वल हो गया। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंकर्तव्य विमूढ़ था। वामिरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामिरो की माँ क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। विह्वल का अर्थ है भावुक, किंकर्तव्य विमूढ़ का अर्थ है हक्का बक्का रह जाना, आग बबूला एक मुहावरा है, उसका अर्थ है क्रोधित होना या गुस्सा आना। जब ततारा ने वामिरो को देखा तो उसकी आंखें नमी से भरी थी और उसके होंठ डर कर कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वामिरो फूट फूट कर रोने लगी। ततारा इस तरह वामिरो को रोता देखकर भावुक हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वामिरो के रोने की आवाज़ लगातार बढ़ती जा रही थी। ततारा हक्का बक्का हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वामिरो के रोने की आवाज़ सुनकर वामिरो की माँ वहाँ आ गई और दोनों को एक साथ देखकर गुस्सा हो गई। उसे सभी गांव वाले के सामने अपमानित महसूस हो रहा था। इस बीच गांव के लोग भी वहां आ गए। वामिरो की माँ को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने को कई तरह से अपमानित करना शुरू कर दिया। गांव वाले भी ततारा के विरोध में बोलने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहाँ विवाह के निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वही अपनी असहायता पर खींच। वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम ना था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खींच गया। यहाँ पर असहनीय का अर्थ जो सहन ना हो सके। खींच का अर्थ है चीड़। अनायास का अर्थ है अचानक। लोगों की बातों को सुनना अब ततारा के लिए सहन कर पाना मुश्किल हो रहा था। वामिरो का रोना अब भी शांत नहीं हुआ था। अब ततारा भी गुस्से में आ गया। पहली बात पर तो उसे गुस्सा इस बात का था कि गांव की परंपराओं के कारण उसका और वामिरो का विवाह नहीं हो सकता था, और दूसरा इस समय वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वामिरो का दुखी होना उसके गुस्से को और अधिक बढ़ा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। अचानक उसका हाथ उसकी तलवार पर जाकर टिक गया। गुस्से से उसने तलवार निकाली और कुछ सोचने लगा। उसका गुस्सा लगातार आग की तरह बढ़ता ही जा रहा था। लोगों में डर बैठ गया। हर जगह सन्नाटा छा गया। ततारा गांव वालों पर तलवार नहीं उठाना चाहता था। अपने क्रोध का शमन करने के लिए उसने पूरी शक्ति से तलवार को धरती में घोंप दिया और ताकत से खींचने लगा। लोग सभी डरे हुए थे कि अब क्या होगा। ततारा तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वो हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी, वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बांटने वाली हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखते हुए दौड़ रही थी, ततारा ततारा ततारा, परंतु उसकी ये चीखें मानो
उस गरजना में कहीं खो गई थी, अर्थात ततारा को उसकी चीखें सुनाई नहीं दी। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चीरता हुआ जैसे ही अंतिम छोर तक पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामिरो। दोनों द्वीप अलग होकर दूर होते चले गए। ततारा चिल्ला रहा था, वामिरो वामिरो। वामिरो चिल्ला रही थी, ततारा ततारा। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वो छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वो नीचे की तरफ फिसलने लगा। वो लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर आ रही थी, वामिरो वामिरो। उधर वामिरो भी ततारा ततारा पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था। वो अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वो कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। बहता हुआ वह द्वीप खंड बहुत दूर चला गया। ततारा के गम में वामिरो पागल हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह अलग हो गई। ततारा को ढूंढते हुए वो भी एक दिन कहीं चली गई। उसका भी कुछ पता नहीं चला। आज न ततारा है ना वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, उसे न केवल समाज याद रखता है, बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। धन्यवाद।